हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज ना मैं बहुत ही प्लान्ड मैनर में आई हूँ। कंटेम्प्रेरी इंडिया जो सब्जेक्ट है बीएलएड का, कंटेम्प्रेरी इंडिया बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया कितनी बार बोल चुकी हूँ यार। तो उसका आज हम वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर यूनिट 1 के साथ, दैट इज इंडिया एज सोसाइटी। या देखो, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी इस बात के लिए कि हमने स्टार्ट किया था चाइल्ड डेवलपमेंट से, बट मैं बीच में गायब हो गई थी। एंड द रीज़न इज मैं समझ नहीं पा रही थी कि पैटर्न क्या है। मैं आपको मतलब मैं ऑब्जर्वेशन पे चली गई थी, समझ लो, एंड इसके लिए सॉरी। एंड आई थिंक अभी भी इतना ज़्यादा लेट नहीं हुआ है सेशन स्टार्ट करने के लिए। ऑल्दो आप सभी के क्लासेस स्टार्ट हो गए होंगे, बट या मैं स्टिल सॉरी सॉरी कहूँगी उस चीज़ के लिए। बट अब मैं आपके साथ ना एक प्लान्ड मैनर में आई हूँ, बिल्कुल। सो जिस तरह से मैं पहले पढ़ा रही थी, आई थिंक वो एक सही मेथड नहीं था। एंड आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ता उससे। सो मैं इस बार प्लान्ड मैनर में आई हूँ, बिल्कुल कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है और ये 100 मार्क्स का होता है, इम्पॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट। एंड ऑफ कोर्स कई बच्चों को मुश्किल भी लगता है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि जैसे कि स्कूल्स में हम पढ़ते आ रहे थे, यूनिट 1 होता है, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 to 5, फिर यूनिट 2 आता है, इस तरह से होता है। तो समझ रहे हो कि अब हम यहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अब यहाँ पे हम पूरा यूनिट पढ़ेंगे। अब समझ लो कि स्कूल में जैसे यूनिट 1 है, उस यूनिट के अंदर 5 चैप्टर आते हैं, 3 चैप्टर आते हैं। तो अभी हम यूनिट पढ़ रहे हैं, कॉलेज लाइफ में यूनिट्स ही पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं होंगे। सो यूनिट में हमारा अलग अलग सब टॉपिक्स होगा, जो कि स्कूल टाइम में वो हमारा अलग अलग चैप्टर था। ओके, सो नाउ विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज इंडिया एज सोसाइटी, हमारा फर्स्ट यूनिट है। एंड आई ऑब्जर्व एंड कई स्टूडेंट्स से पता चला कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पेशली कंटेम्प्रेरी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मतलब ठीक है, तो फिर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दूं और आपको उसी वे में समझाऊं। एंड नोट्स भी प्रोवाइड, आप जो स्क्रीन में दिख रहा है उसके थ्रू आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। सो वन मोर थिंग आई वांट टू कन्वे कि इसको ना, मतलब सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो कि हाँ भाई जो जो मैं पढ़ा रही हूँ सारी चीज़ें एग्जाम में आएंगी। नहीं, मैं थोड़ा वास्टली पढ़ाऊंगी, ताकि क्योंकि देखो कॉलेज में जो एग्जाम्स है वो थोड़े बड़े बड़े मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इन द सेंस 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, कोई 5 मार्क्स के 7 मार्क्स के भी कॉमन है, आपने कर रखा है। बट सेक्शन बी जो होता है उसमें दो क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन होते हैं और उसमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, वो भी 21 मार्क्स का होता है। सो कैन यू इमेजिन 21 मार्क्स का होता है, हमें कितना वास्ट लिखना होगा। अगर मैं बस वही वही टर्म्स पढ़ाऊंगी, बस जो जो एग्जाम से मतलब है, तो फिर आप मतलब बहुत ही वाइडली नहीं थिंक कर पाएंगे। और जब आप वाइडली थिंक नहीं कर पाएंगे बहुत, तो फिर आप लिखेंगे कैसे। और क्योंकि बीएलएड में हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि जिन्होंने 12th साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो, क्योंकि आर्ट्स वालों को तो मे बी उनके लिए इजी होगा, क्योंकि वो करते आ रहे हैं, 11th-12th से भी करते आ रहे हैं कि मतलब कैसे बढ़ा चढ़ा के लिखना है, मतलब एक्सपैंड करके लिखना है पूरे 10 मार्क्स में, इस तरह से। तो यहाँ पे हर हर स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो उन्हें अभी आदत नहीं पड़ी है इस चीज़ की। सो आई एम जस्ट ट्राइंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब तो हम इंडिया सोसाइटी में क्या पढ़ेंगे। इंडिया सोसाइटी में हम पढ़ेंगे इंडिया सोसाइटी किस तरह से होगा, इंडिया एज सिविलाइजेशन, फिर इंडिया एज नेशन स्टेट, इंडियाज इमर्जेंस फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ नेशन स्टेट, अभी हम पढ़ेंगे। बट आई थिंक इसमें हम अभी इंडिया सोसाइटी ही अभी स्टार्ट करेंगे। देखो, अभी हम ना सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि सोशियोलॉजी से ही वो आता है चीजें, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज दिस सोशियोलॉजी। व्हाट इज दिस सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी हमारा साइंटिफिक स्टडी होता है। सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन सोशल लाइव्स, ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। क्योंकि अभी मैंने बोला इंडिया एज सोसाइटी पहले हम कवर करेंगे, तो ये इंडिया को हम एज अ सोसाइटी कैसे पढ़ेंगे? सोशियोलॉजी के थ्रू, क्योंकि सोशियोलॉजी ही हमारा एक, सोशियोलॉजी में हम ह्यूमंस के सोशल लाइफ्स, उनके ग्रुप्स और सोसाइटीज के बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं बेसिकली।
और सोशियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? सोशियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस से हटकर वो एक पर्टिकुलर चीज़ों को वाइडर कंटेक्स्ट तक सोच सके, उसे वाइडर कंटेक्स्ट तक फैला सके, पहुंच सके। So, a sociologist is someone who is able to break free from the immediacy of personal circumstances and put things in a wider context. और जो sociological imagination है वो बेसिकली क्या होता है, allows us to see that many events that seem to concern only the individual actually reflects larger issues. मतलब अगर सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में इतना पावर है कि अगर हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखेंगे, जो कि ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मली हमें लगेगी कि वो तो बस एक इंडिविजुअल से रिलेट करता है, उससे क्या मतलब है, बट अगर वही पर्टिकुलर चीज़ आप सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो वो एक लार्जर इशू को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, नॉर्मली देखोगे तो यार वो इंडिविजुअल का है, ठीक है, बट अगर हम उसे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक लार्जर इशू को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात करूं कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान है, उसको जॉब से निकाल दिया गया है और वो अब दूसरा जॉब फाइंड नहीं कर पा रहा है, यानी कि एक हिसाब से उस आदमी का, उस इंसान का, उस पर्सन जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गया, वो पर्सन अनएम्प्लॉयड हो गया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है उस पर्सन के साथ। ठीक है, हालांकि तो फिर ये हमें क्या इससे लेना देना, राइट? कि भाई उसको जॉब से निकाला गया, उस इंसान को जॉब से निकाला गया है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, हमें क्या लेना देना। बट अगर हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही सेम थिंग हर एक इंसान के साथ होने लगेगी, जब ये हर एक इंसान के साथ, सोसाइटी में रहने वाले काफी मिलियंस ऑफ पीपल जो है सोसाइटी में रह रहे हैं, वो सेम सिचुएशन से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये देख, एक पर्सन से मिलियंस ऑफ पीपल का भी सेम सिचुएशन है, तो ये एक तरह से एक पब्लिक इशू है, ना कि एक पर्सनल इशू। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक पब्लिक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम नॉर्मली देखेंगे आंख बंद करके, मतलब तो फिर लगेगा कि यार ठीक है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, वो उसकी हेडक है, बट नहीं, सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि नहीं, यही सेम चीज़ सोसाइटी में रहने वाले और भी बाकी लोगों के साथ हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल के साथ हो रहा है, एंड जो कि एक पब्लिक इशू है। ओके, नाउ मैं इस इसको और एक्सटेंड नहीं करूँगी बिकॉज इट्स जस्ट एन इंट्रो, मैं आपको ये धीरे धीरे पटरी में लाऊंगी अब। ठीक है, नाउ सोशल स्ट्रक्चर क्या है, होप यार बोरिंग तो नहीं लग रहा है। मैं एक और बात बताऊं, ये पीपीटी बनाते वक्त ना ये पूरा ब्लैक एंड वाइट था, एंड इट वाज लाइक कि यार मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ क्या, पूरा ब्लैक एंड वाइट था, ऐसा लग रहा था कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने बीच बीच में ऐसे कलरफुल लाइंस कर दिए। सो डोंट थिंक कि ये कलर्ड है तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो इसलिए मैंने कलर कर दिया। ये जस्ट कि आपको थोड़ा कलरफुल लगे, नॉट ब्लैक एंड वाइट टाइप्स ना लगे, उससे हटके थोड़ा सा मतलब फील आए, आपको लगे कि हाँ भाई हम, मतलब ठीक लग रहा है। अब मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी। ओके, ओके, तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है? अब सोशल स्ट्रक्चर refers to the fact that the social context of our lives do not consist just of random assortments of events or actions. They are structured or patterned in a distinct way. मतलब कि यार देखो, सोशल स्ट्रक्चर में हम बस ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो रैंडमली चीज़ें हो रही हैं, एक्शंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, शादी पार्टी, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्शंस जितने भी हो रहे हैं हमारे लाइफ्स में, तो ये एक सोशल कंटेक्स्ट नहीं है। सोशल कंटेक्स्ट सिर्फ एक रैंडम रिजॉर्टमेंट्स नहीं है, बल्कि जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो एक स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न्ड मैनर में होते हैं, और हर बंदे का, हर पर्सन का जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो डिफर करता है, एक डिस्टिंक्ट वे में होता है। ठीक है, हाँ, हर हर इंसान का जो सोसाइटी में रहने वाले हर इंसान का जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिस्टिंक्ट वेज में डिफर करते हैं। डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है, हर सबका सोशल लाइफ यूनिक होता है, राइट?
मतलब थोड़े से मैचेस हो सकते हैं बट एक डिस्टिंक्ट मैनर में ही होता है, स्ट्रक्चर और पैटर्न होता है, ठीक है। सो ह्यूमन सोसाइटीज आर ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरेशन। स्ट्रक्चरेशन ऐसा नहीं है कि जैसी सोसाइटीज है ऑल बिलो, या ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अभी 10 साल बाद सोसाइटीज के बारे में और नई चीजें आ चुकी होंगी। अभी जो चल रहा है वो 10 साल बाद हिस्टोरिक सोसाइटीज में आए हैं मे बी। अभी हमें लग रहा है कि हम मॉडर्न सोसाइटीज में, बट 10 साल 20 साल 15 मतलब 100 साल बाद तो ये एक हिस्ट्री, हम अभी हिस्ट्री में होंगे। तो यानी कि जो ह्यूमन सोसाइटीज है ना वो स्ट्रक्चरेशन के प्रोसेस में है, हमेशा उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलते रहता है, कभी भी वो स्टेबल नहीं है, बना हुआ नहीं है, वो हमेशा कंस्ट्रक्शन पे रहता है, ये समझ लो, ठीक है। और एवरी मोमेंट पे जो सोसाइटीज है वो रिकंस्ट्रक्ट होते हैं, न्यू लॉज, न्यू लाइफ स्टाइल, मतलब अलग अलग चीजें, नई नई चीजें बनती रहती है, रिकंस्ट्रक्ट होते रहता है एवरी मोमेंट पे। कैसे? बिल्डिंग बाय द वेरी बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट कंपोज इट, राइट। ओके, नाउ तो इंट्रो के बाद अब हमारा जो आता है, जहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होती है, वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। देखो, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमें पहले समझना ज़रूरी है, फिर हमारे पास मॉडर्न थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है, तो मॉडर्न पे हम बाद में जाएंगे। तो सबसे पहले पर्सपेक्टिव, ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है क्या? सो it refers to broad assumptions about society and social behavior that provide point of view for the study of specific problem. कुछ समझ में आया गाइस? ये कहना चाह रहे हैं कि जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसमें क्या होता है कि हम सोसाइटी के बारे में एजम्पशंस करते हैं। ओके, हम सोसाइटी और सोशल बिहेवियर को लेकर एजम्पशन करते हैं, जो कि एक हमें पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करवाता है, ताकि हम उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टडी कर सके। साइंस में देखा होगा कि देखा नहीं मतलब पढ़ा होगा कि साइंस में कि जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो कैसे डिस्कवरीज करते हैं, पहले एजम्पशन के थ्रू करते हैं, वो एज्यूम करते हैं कि सपोज ऐसा हो रहा है, उसके बाद उस चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, अगर प्रूफ हो गया तो वो एजम्पशन थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर प्रूफ नहीं हुआ तो वो भी एजम्पशन रह जाएगा, वो मतलब गलत हो जाएगा। तो मतलब एज्यूम कर करके ही तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। सो बेसिकली थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम सोसाइटी और सोशल बिहेवियर के बारे में एजम्पशंस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को समझने के लिए, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज सोसाइटी या फिर सोसाइटी के बिहेवियर के बारे में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है, उस बिजनेस के जो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, वो थ्योरेटिकल एजम्पशंस लेगा। किस चीज़ का? भले ही वो एजम्पशंस नहीं हो, कभी वो एजम्पशंस गलत हो या हो ही ना, पर वो एज्यूम करेगा कुछ ना कुछ। सपोज उसने एज्यूम किया कि हाँ भाई, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिजनेस के, वो मतलब कि एम्प्लॉयज़ में होता है ना कि एक लेवल होता है, ये इस स्टेज पे है, ये स्टेज पे है, तो उनको उनके लेवल के हिसाब से वेजेस मिलते हैं, वेजेस यानी सैलरी मिलते हैं। तो जो मैनेजर है वो ये एज्यूम करता है, ये एज्यूम कर सकता है कि वो एज्यूम कर रहा है, सॉरी, वो एज्यूम कर रहा है कि हाँ भाई, मेरे एम्प्लॉयज़ जो है वो लेवल ऑफ वेजेस जो उन्हें मिलता है उसके थ्रू मोटिवेट होता है कि नहीं भाई, इसको देख इतना वेज मिल रहा है, इसको इतनी सैलरी मिल रही है, मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है, और इसको इतना, मुझे तो इतना कम मिल रहा है, तो फिर मुझे भी मेहनत करनी है ताकि मैं उस स्टेज तक पहुँच सकूँ और मुझे भी उतनी सैलरी मिले। तो मैनेजर ये एज्यूम कर रहा है कि दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, कि वो मोटिवेट हो रहे हैं हार्ड वर्क और हार्ड वर्क करें, ताकि जो उनका लेवल ऑफ वेजेस है वो उसे मेंटेन कर सके, राइट। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, मैनेजर को क्या रहा है? Okay, let me first read this. A manager of a business might have scant regard for theory. Nonetheless, every approach to business activity, मतलब बिजनेस एक्टिविटी में सारे जो अप्रोच होते हैं ना उसमें थियोरेटिकल एजम्पशंस होते ही हैं, इवन इफ दीज ऑफन रिमेन अनस्टेटेड। Thus, the manager might assume that the employees are motivated to work hard mainly by the level of wages they receive. उन्हें मतलब कि लेवल, मतलब कि उन्हें जो जो सैलरी मिल रही है,
सैलरी मिल रही है तो उसकी वजह से वो मोटिवेट भी हो रहा है ना कि नहीं भाई मुझे सैलरी मिल रही है तो मुझे और हार्ड वर्क करना है, मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा तो मुझे और ज़्यादा सैलरी मिलेगा, मैं कम काम करूँगा तो मुझे कम मिलेगा। तो ये एक मैनेजर एज्यूम करके चल रहा है ऐसा, तभी तो बिजनेस में मतलब ऐसा वो एज्यूम करता है, राइट। नाउ होप यू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो कि मैं समझा पा रही हूँ या ये मैं ये आपको समझा पाई या नहीं, बट आई होप सो कि मैं आपको समझा पाऊँ। फिर भी इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू मे कमेंट। ओके, सो या तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में ब्रॉडली क्या करते हैं हम, एजम्पशंस का एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस करते हैं सोसाइटी और सोशल बिहेवियर के बारे में। नाउ अब हम क्योंकि हिस्टोरिक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि मतलब पहले के जो क्या क्या एज्यूम करते थे जो सोशोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा आता है ऑगस्ट कॉम्ट से, ठीक है। ये हमारे सोशोलॉजिस्ट, ऑब्वियसली मैं सोशोलॉजिस्ट की ही बात कर रही हूँ, जिन्होंने सोसाइटी को लेके अलग अलग थे सबके दो तीन चार पांच, आई गेस तीन या चार सोशोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सोसाइटी को लेकर एजम्पशंस की थी, यानी कि उनके अलग अलग थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स थे। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मैं बोलूँ तो अब आपको समझ में आएगा या? ओके, गुड। सो अब आते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। ये भी हमारे सोशोलॉजिस्ट थे एक, और इनका जो है वो 1798 से 1857 के बीच में ये थे, मतलब ये जिंदा थे, एंड मतलब इनका जो थ्योरी है वो इस बीच में था। ऑगस्ट कॉम्ट जो कि 1798 से 1857 के बीच में।